तो कुल मिलाकर आज का पूरा दिन चुनावी नतीजों के नाम रहा, लेकिन विजय का शंखनाद कहां से होगा? सुबह रुझानों के साथ नतीजे की जो कशमकश थी वहां से शुरू हुआ था ये सिलसिला और खत्म हुआ बीजेपी हेडक्वार्टर पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और उन्होंने विजय के शंखनाद के साथ कार्यकर्ताओं और समर्थकों का शुक्रिया अदा किया और एक बड़ी लकीर भी खींचने की कोशिश की कि 3 राज्यों की ये जीत की जो हैट्रिक है ये 2024 में भी जीत की हैट्रिक का संकेत है। तो सबसे पहले शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी बयान के साथ। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परिवारजनों के साथ शुरुआत की, संबोधन की। अलावा इसके फिर से भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, इन 3 शब्दों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। फिर विपक्ष के गठबंधन, इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहा। और ये चौथी जो महत्वपूर्ण बात वो ये कि महिला शक्ति का, मातृशक्ति का आभार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र। अभी थोड़े दिनों पहले जो महिला आरक्षण कानून संसद से पास हुआ है, 33% का महिला आरक्षण, उसको लेकर उन्होंने मातृशक्ति को अभिनंदन किया, वंदन किया। और जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनमें से कुछ मेहमानों में बदलाव है। बीजेपी से इस समय तोहिन सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अलका लांबा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रही है मेरे साथ। समाजवादी पार्टी से उदयवीर सिंह इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं और 2 मेहमान मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। विनोद जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक संपादक हिंदुस्तान टाइम्स, और संजय जी मेरे साथ हैं, चुनाव विश्लेषक CSDS। शुरुआत में अलका लांबा आपसे कर रही हूं। हमेशा बहुत मुखर रही हैं आप और कमाल की दौड़ भाग भी आपने की। आपकी मेहनत ट्विटर के जरिए और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए दिखती रही, लेकिन कहां चूक हो गई अलका लांबा। और मैं राजस्थान का प्रश्न इसके पहले उठा रही थी, रागिनी मेरे साथ थी। ये गवारा हुआ कि विपक्ष में बैठ जाएंगे, ये गवारा नहीं हुआ अशोक गहलोत और सचिन पायलट को कि साथ में बैठ जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं तेलंगाना के लोगों का धन्यवाद करते हैं, ये जीत उनको समर्पित करते हैं और बाकी 3 राज्यों का जो भी जनादेश आया है उसे विनम्रतापूर्ण ससम्मान स्वीकार करते हैं। हमारी भूमिका बदल गई है। हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सत्ता में थे, अब हमारी भूमिका विपक्ष में है। आप इसे हार कहेंगी, मैं बिल्कुल इसको हार नहीं कहूंगी। हार उसकी है जो मैदान छोड़ जाए, हार उसकी जो पीठ दिखाए। हम मैदान नहीं छोड़ रहे हैं, हम विपक्ष का धर्म निभाएंगे और जो वायदे, जो गारंटी, मोदी जी की गारंटी, भाजपा की नहीं, मोदी जी की गारंटी, 450 रुपए का सिलेंडर, हम सुनिश्चित करेंगे कि 1 जनवरी 2024 से बहनों को 450 रुपए का सिलेंडर मिले, जो 500 का मिल रहा था। मैं बिल्कुल आपसे कहूंगी, चौंकाने वाले हैं। मैं बिल्कुल यकीन ही नहीं कर पा रही हूं कि छत्तीसगढ़ हम हारेंगे और मध्य प्रदेश हम हारेंगे और इस तरीके से हारेंगे। राजस्थान हम पहले भी बहुत अपना मानकर बिल्कुल नहीं चल रहे थे कि हमारा एक तरफा होने वाला है। गहलोत जी ने बिल्कुल इस बात का कहा, हम हारे तो वहां पर ईडी का जो बहुत बड़ा रोल था और जिस तरीके से कन्हैया लाल के मुद्दे को प्रधानमंत्री जी ने भुनाने की पूरी तरह कोशिश की, कहीं ना कहीं हम चूक गए सच्चाई बताने में कि कन्हैया लाल के हत्यारे भाजपा से थे। हम चूक गए बताने में कि NIA अमित शाह जी के अधीन, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, वो इसकी जांच कर रहा है और वो फांसी के तख्ते पे नहीं उन्हें बेल दे रहा। हम चूक गए सच्चाई बताने में। यही छत्तीसगढ़ में हुआ। महादेव ऐप को बड़ा मुद्दा बनाकर जो हमारी गारंटी काम थे वो कहीं पीछे छूटते हुए हमें दिखे और महादेव ऐप और ईडी एक बहुत बड़ा रोल प्रधानमंत्री जी ने वहां पर जो है रोल किया। और हमारी उम्मीद, सारे एग्जिट पोल, जमीन पे हमारे एग्जिट पोल, हम भी उसको स्वीकार नहीं कर पाए कि ये कैसे हुआ। मंथन हो रहा है, बिल्कुल मंथन, लेकिन अलका जी सब गिनवाया आपने और मैं भी आपकी बातों को सिर माथे रखती हूँ कि ठीक है,
आपने कहा कि रण नहीं छोड़ रहे हैं आप, रण छोड़ नहीं है। पहली बात तो ये कि जीतने के लिए लड़ रहे थे, विपक्ष में बैठने के लिए तो लड़ नहीं रहे थे। और दूसरी बात ये कि आपने सारे आरोप जो प्रधानमंत्री या बीजेपी की तरफ से लगाए गए वो गिनवाए, लेकिन आप ये कहना भी क्या मुफीद समझती हैं कि राजस्थान में एक जिद थी अशोक गहलोत की कि सारे उन लोगों को टिकट दिलवाएंगे जिन्होंने बगावत के समय उनका साथ दिया। शांतिलाल धारीवाल के यहां पर सब इकट्ठा हो गए, 80-82 विधायक आपके। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जिद चली कि भाई वो गठबंधन जो अभी नया नवेला गठबंधन है उसके एक महत्वपूर्ण एलाय को, समाजवादी पार्टी को आप पहचानने से मना कर देना है। कौन? अखिलेश वखिलेश। ये भी क्या बहुत बड़े एक तरीके से कारणों में गिना जाना चाहिए? गरिमा जी देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी जी और गांधी परिवार और कांग्रेस दिल्ली तय करती है, ऐसा नहीं है। एक पूरी कमेटी बैठती है, यहाँ से ऑब्जर्वर प्रभारी बनाकर भेजे जाते हैं और उन पे सीटों पर चर्चा होती है। इसमें कोई दो राय नहीं। श्री राहुल गांधी जी ने बिल्कुल अशोक गहलोत जी को ये कहा कि आपके और आपके कामों के खिलाफ जनता नहीं है, कोई आपकी सरकार आपके विरुद्ध लहर नहीं है, और लोगों ने सराहा है। लेकिन आपके कुछ विधायक आपको विचार करके बदलने होंगे। वहीं पर गहलोत जी पर छोड़ दिया गया और गहलोत जी को विश्वास था कि नहीं, कुछ बदलिए, कुछ को रहने दीजिए और वो जीतेंगे। लेकिन परिणाम वही आए जो राहुल जी को जिस बात का डर था, जो वो कहकर भी वहां पर आए थे कि राजस्थान का मुकाबला आपके लिए कड़ा रहने वाला है। तो जिस क्या चुनौती सेंट्रल को लीडरशिप ने को स्वीकार भी किया। अलका जी, क्या सेंट्रल लीडरशिप को कड़ा होने की जरूरत है अगर कंपीट करना है? नहीं, मुझे ये बिल्कुल लगता है। देखिए, आप अगर तेलंगाना की बात करेंगे, नया चेहरा, युवा सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में चुनाव हुआ, शानदार रहा। स्वाभाविक है समय के साथ अब संगठन में जो बदलाव वर्किंग कमेटी की घोषणा के बाद से पेंडिंग थे, चुनाव में व्यस्त हो गए। स्वाभाविक है बड़ा बदलाव होंगे और नए चेहरे जो है, युवा चेहरे जो हैं, अगले 5 साल की जो चुनौतियां उन राज्यों में अब हमारे सामने हैं, या 24 का चुनाव, स्वाभाविक है आप एक बड़े बदलाव देखेंगे। तो रेवंत रेड्डी को ही मैं मान लूं कि जिस जील के साथ उन्होंने फाइट की बीआरएस के साथ, रेवंत रेड्डी विल बी द सीएम फेस ऑफ कांग्रेस? मैं आपसे फिर कह रही हूँ, रेवंत रेड्डी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया और अब जो विधायक हमारे जीत कर आए हैं उनकी मीटिंग जल्द होने वाली है और उसमें सर्वदलीय जो सब सहमति से जिसे भी नेता चुनेंगे हमारे विधायक, केंद्रीय नेतृत्व उस पर मोहर लगा देगा। लेकिन एक और मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण अलका जी हो रही है 6 दिसंबर को भी, इसी इंडिया ब्लॉक की। बिल्कुल, इसी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हो रही है, तो वहां पे अखिलेश यादव को पहचान लेगी कांग्रेस? देखिए, अखिलेश यादव जी हो, आम आदमी पार्टी हो, अपने दम पर लड़ी और हम यही कह रहे थे आपके पास 0.04% ही वोट है। आप इंडिया अलायंस के तौर पर हमें ताकत दीजिए, क्योंकि सीधा मुकाबला भाजपा और हमारा रहा है, वही हो रहा है। लेकिन उन्होंने वो ना करने की बजाय खुद लड़ने की सोची और दोनों पार्टियां नोटा से भी, नन ऑफ द अबव से भी कम वोट लेकर आई एग्री विद यू अलका जी। लेकिन पॉलिटिकल डोमेन में आप भी जानती है कि किसी बात को कहने का तरीका भी होता है। अगर कमलनाथ सीधे तौर पर कैमराज पर पत्रकारों के माइक आईडी पर कहेंगे कौन अखिलेश वखिलेश, तो ये कहीं ना कहीं डेरोगेटरी रिमार्क की भी कैटेगरी में आता है। उदयवीर सिंह, क्या आपको वाकई आज 68 सीटों पर उम्मीदवार आपने उतारे, एक जिद में, एक झल्लाहट में? 68 में से 0 उम्मीदवार जीते आपके मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या इसने कांग्रेस का उतना नुकसान कर दिया जितना चाहते थे आप? जिस पार्टी ने ये कह दिया हो अपनी स्टेट लीडरशिप को कि कमलनाथ जी से बात कर लीजिए, वो जैसा कहें वैसे मान लीजिए, कमलनाथ कहें हमें आपकी जरूरत नहीं है, तो समाजवादी पार्टी क्या करे, अपनी स्टेट यूनिट बंद करके चली जाए? क्या इसे आप व्यवहारिक बात मानती? सुन रही होंगी। गठबंधन होना या न होना एक बात है। अभी अलका जी का जो आकलन अभी मैं सुन रहा था कि 0.4% और 0.1% से कई सीटें हारे होंगे। ये सवाल ये है, हम तो मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ने तैयार ही नहीं थे। हमको तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने सीटें बता दी थी
और कहा हमारा आपका अलायंस है, 5 दिन बाद हम अलायंस करेंगे क्योंकि हम नवरात्र के पहले दिन घोषणा करेंगे। ठीक है, साथ नहीं रहना भी ग्रेसफुली किया जाता है, एब्सोल्युटली, रहना हो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, हम अपनी तरफ से इनको समर्थन दे दें, ये समर्थन मांगेगी नहीं, इन्हें जरूरत नहीं है, ये लीडर का सम्मान भी नहीं करेंगे। और मैं उदाहरण देके बता रहा हूं आपको, हाँ। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का 19 का गठबंधन टूटा, उनसे हमारा वैचारिक झगड़ा नहीं है। 19 से अब तक पुरानी कटुता को भूलकर आज तक समाजवादी पार्टी के किसी लीडर ने बहुजन समाज पार्टी की लीडर के अपमान नहीं किया। तो उदयवीर जी, ये सवाल फिर नहीं किया, जबकि उनके दल से बहुत लोग हमारी पार्टी में आए। हाँ ठीक है, गठबंधन हुआ, बुआ बबुआ की जोड़ी बनी, 10 सीट निकाल कर ले गई बीएसपी लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब आगे की राह जितनी कड़वाहट दिख रही है, अभी भी तलखी नजर आ रही है। 6 दिसंबर को क्या वो तलखी भुलाकर बैठेंगे आप मीटिंग में? नहीं, मैं देखिए मैं तलखी बिल्कुल नहीं है। बुआ 10 सीट ले गई, हमारा साथ छोड़ दिया, हमारे मन में तलखी नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट बीजेपी थी। बीजेपी से 10 सीट तो वो ले गई ना, बीजेपी तो नहीं जीती ना। नहीं, लेकिन अभी की मौजूदा स्थिति में उदयवीर जी, हमारी तलखी इस चक्कर में, इस तलखी के चक्कर में कांग्रेस एक स्टेट हार गई। मेरी बात सुन लीजिए पूरी, कैरी ऑन। अगर कांग्रेस की लीडरशिप दिल्ली में जो बोलते हैं और प्रदेश में उसका कोई मायने नहीं है, तो कांग्रेस का सिस्टम देखना पड़ेगा ना कि ये यूनियन ऑफ स्टेट पार्टीज है क्या। आप दिल्ली में सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं और कमलनाथ जी जो है राम मंदिर और वो हिंदू राष्ट्र वाले बाबा उनको लिए घूम रहे हैं। आप दिल्ली में बाइकआउट करते हैं 14 पत्रकारों का, और जिनका आप बाइकआउट कराते हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं से, उनको कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर में लेकर उनके साथ जो है इंटरव्यू देते हैं। ठीक है उदयवीर जी, यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। उदयवीर जी, मैं यही पूछ रही हूँ आपसे कि जब आरोपों की, प्रत्यारोपों की इतनी बड़ी लड़ी आपके पास है, पूरी फेहरिस्त है, तो जब 6 दिसंबर को बैठेंगे, 2024 पर मंत्रणा होगी, तब इस तलखी के साथ, या फिर इसको कहीं दबाकर बैठना पड़ेगा 6 दिसंबर की मीटिंग में? देखिए, मैं तलखी नहीं कह रहा हूं, मैं कॉन्ट्राडिक्शंस की बात कर रहा हूं। और अगर आपको साथ चलना है तो हमको अपने कॉन्ट्राडिक्शंस रिजॉल्व करने पड़ेंगे। हम पूरी तरह सहयोग करने तैयार थे मध्य प्रदेश में, आप सहयोग लेने को तैयार नहीं है, फिर भी हमसे शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं तुहिन सिन्हा को, भाई आप अपने कमलनाथ को समझाइए। हाँ, तो ये अलका जी, बड़ी अब अलार्मिंग सिचुएशन है, देखिए, क्योंकि जो डेंट होना था वो डेंट हो चुका है। इस चक्कर में बहुत छोटा सा रिएक्शन अगर आप देना चाहती हैं तो दे दीजिए, फिर तुहिन मेरे साथ है। हाँ जी, यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता टीवी पर बैठकर इंडिया अलायंस के समूह के नेताओं पर, उन पर सारे सवाल उठा रहा है लाइव पर जाकर, जैसे उन्हें हल और जवाब यहां मिलना है। 6 तारीख की मीटिंग में अखिलेश जी अंदर बैठकर बात कर ले, जो सवाल ये मीडिया में टीवी में बैठकर पूछ रहे हैं, और भाजपा दूसरों को मौका दे रहे हैं इंडिया अलायंस के घटक दलों के आपस के जो भी मनमुटाव या विवाद है उस पर उंगली उठाने का, ये मौका अलका लांबा नहीं देगी। हम परिपक्व हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। अखिलेश जी को अगर लगे 6 तारीख की मीटिंग बुलाई है खड़गे जी ने, वहां बात करें। अलका जी, लेकिन यही बात तो आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगातार आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाती हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी मेरे लिए, मैं दिल्ली की नागरिक हूँ, मैं दिल्ली की मतदाता हूँ। वो रेफरेंडम करा रहे हैं, दिल्ली के मतदाताओं से पूछना चाहते हैं कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाए, इस्तीफा दे, तो मेरा अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं? मैं पार्टी में हूँ, लेकिन मैं दिल्ली की नागरिक हूँ, मतदाता हूँ, पैदा हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ, है ना। तो मेरा अधिकार आप नहीं छीन सकती। वो मैंने अपना एक निजी मत रखा है। नहीं, यही क्या फ्रैक्चर्ड दिखाता है आपके इंडिया ब्लॉक को? ये भी सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका जवाब मैं विनोद जी से लूंगी, लेकिन तुहिन को पहले अकोमोडेट कर लेती हूँ। तुहिन, मुझे जहां तक though I'm not watching as of now any social media platform and I'm sitting here, so I'm not very much aware, but when I'm talking to you, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही होगी उधर,
तो यहीं से क्या आज भर में सुबह तक हमारे सामने मुख्यमंत्रियों के चेहरे होंगे या फिर ये समय लेगा अभी? गरिमा जी, सबसे पहले आप याद करिए, पिछले कुछ हफ्तों में कई बार मैंने आपके शो पे कहा था कि पूरी ये जो हिंदी हृदय भूमि है इसमें तीनों स्टेट हम जीत रहे हैं। कहा था कि नहीं कहा था? याद है आपको? तो हिंदी ठीक है, ठीक है, ये क्लेम तो खैर चलते रहते हैं। तेलंगाना में भी जीत रहे थे ऐसे तो आप। नहीं तो आज सवाल, आज इससे पहले कि और सवाल आप पूछें, पहले समझिए क्या हुआ है। एक और जो है, जितना प्रधानमंत्री मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विश्वास बढ़ता जा रहा है जनता में, उतना ही एक अनरिपोर्टेड, और ये आप लोग रिपोर्ट नहीं कर पा रही हैं, लेकिन एक आक्रोश है जनता में कांग्रेस के विरुद्ध, कांग्रेस की रूढ़िवादी सोच के विरुद्ध, और विशेष तौर पर 3 बातों को लेकर जो दोहरापन कांग्रेस ने दिखाया पिछले कुछ महीनों में। एक, जो सनातन पर प्रहार हो रहे थे, उसमें चुपचाप इन्होंने सनातन पर प्रहार होने दिया अपने सभी गठबंधन पार्टनर्स के द्वारा। दूसरा, जिन जिन राज्यों में इनको मौका मिला, हिमाचल में मिला या कर्नाटक में मिला, वहां जो आर्थिक बदहाली इन्होंने रचा केवल फेक प्रोमिसेस के जरिए, उसका एक डर जो था बाकी राज्यों में भी बैठ गया। और तीसरा, जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव निरंतर बात कर रहे हैं, जो कास्ट सेंसस को लेके इनका दोहरापन रहा है। अब राजीव गांधी के भाषण देखें तो सबसे बड़ा विरोध उन्होंने कास्ट सेंसस को लेके किया था। तो ये जो इनका 3 बातों को लेकर जो आक्रोश जनता के मन में है, वो उसकी अभिव्यक्ति हुई है। और मेरे ख्याल से 2024 में इनका कहीं, जो मैंने पहले आपको कहा था, इंडी गठबंधन जो है एक भ्रम है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जो अखिलेश यादव है, उसी प्रकार और 2 जो साथी हैं इनके, प्रहार इन पर शुरू करेंगे और इंडी गठबंधन जो है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनसे ना, अब आपने 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही 2024 में। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण बातें आपने कही, यहीं से कोट करती हूं। पहली चीज आपने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। दूसरी चीज आपने कही कि कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना को लेकर आपने बात कही। और तीसरी बात आपने गठबंधन को लेकर कही। अगर यह आक्रोश कांग्रेस को लेकर है देश की जनता में, तो तेलंगाना को लेकर क्या जवाब आपका? जी संजय जी। देखिए, तेलंगाना में जहां 6-7% वोट शेयर थे, आज वो 13-14% के बीच है। आप वो ऑथेंटिक आप बता सकते हैं मुझे, जहां 6-7% हमारा वोट शेयर था, आज वो 13-14% के बीच है। और आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि लोकसभा में जब हमारा 1 असेंबली सीट था हमारे पास, तब भी 3 लोकसभा की सीट आए थे। और आज की तारीख में 4 लोकसभा की 8 से 10 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं। 4 था, और वो 8 से 10 लेकिन हम इस बार जीतने वाले हैं। तो थोड़ा सा लॉजिकल जवाब देंगे तो मजा आएगा। 8 से 10 वो इस बार हम जीतेंगे। एक सेकंड, आप क्या 1 से 7 या 8 पर पहुंचने के लिए चुनाव लड़ रहे थे तेलंगाना में? जीते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहिए भाई कि कांग्रेस को स्वीकार किया वहां की जनता ने। उनको खुश होने का थोड़ा मौका तो दीजिए ना। I'm happy. I'm on the same page. उनको भी मौका I'm happy for you and Congress too. I'm a journalist. राज्य हैं, नहीं आप हमारे लिए ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन देखिए एक राज्य में वेरी बैड, तो इट्स नॉट गुड। बधाई भी मैं देता हूं, एक राज्य में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। क्या गुड। आप आज अंग्रेजी में भी मैं अलग से आपके साथ शो करूंगा, हिंदी के शो पे अच्छा है कि मैं भी प्रयास करता हूं कि आपकी जितनी शुद्ध हिंदी में भी बोलूं, लेकिन अलग से हम इंग्लिश का भी शो करेंगे आपके साथ। लेकिन देखिए, तेलंगाना में अगर ये जीते हैं, अच्छी बात है। हमारा भी वोट शेयर 6-7% से 13-14 के बीच बढ़ा है। तो मुझे नहीं लगता, केसीआर को सबसे बड़ा घाटा जो है केसीआर को हुआ है, जो निरंतर जो है करप्शन के बड़े बड़े स्कैम कर रहे थे, जो तुष्टीकरण के नए आयाम छू रहे थे, आईटी पार्क वो सेटअप करने वाले थे केवल मुस्लिम युवाओं के लिए। तो ये निश्चित तौर पर उनके तुष्टीकरण के विरुद्ध हुआ है जो तेलंगाना की वोटिंग है। हाँ, कांग्रेस हमसे आगे है तेलंगाना में, अगली बार नहीं रहेगी। तो जो सवाल संजय जी अभी कुछ कहने वाले हैं, लेकिन मैंने सवाल शुरू किया था इस बात से, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही है, सुबह की अखबारों की हेडलाइन में होगा चीफ मिनिस्टीरियल आपके चेहरे, फेसेस। वो आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जब नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में जहां तक मेरा मानना है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो ऑब्जर्वर्स नियुक्त करेगी, और अभी जो है 2-3 दिन लगते हैं इस पूरी प्रक्रिया में।
तो मुझे और आपको जो भी है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद सूचना मिल जाएगी। उसके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर क्या मीटिंग चल रही है वो उसकी सूचना आपको उसके उपरांत मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो आपको पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता मानती हूँ, कार्यकर्ताओं के पास इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन संजय जी आप कुछ कह रहे थे। नहीं, तुहिन जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। तो मुझे लगता है कि अभी 4 राज्यों के वोटों की गिनती हुई है, 1 राज्य में कांग्रेस सरकार बना रही है, 3 राज्यों में उनकी एक तरह से बड़ी हार हुई है। लेकिन अगर आप वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो चारों राज्यों में कांग्रेस के पास 40% वोट है। ऐसे राज्य भी जो कांग्रेस हार गई है, तीनों राज्य, यहाँ पे भी 40, 40.5, 41% वोट है तीनों राज्यों में। और में भी देखें वहाँ पर उनकी सरकार बन रही है, वहाँ पे भी 40% वोट है। तो अगर 40% वोट लाने वाली पार्टी के खिलाफ अगर हम कहें कि ये आक्रोश है, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा एक तरह से आकलन ठीक नहीं कर रहे। हारी जरूर है पार्टी। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जितने प्रतिशत वोट मिले थे 2018 के चुनाव में उतना ही वोट मिला, आधा % वोट बढ़ा ही है। लेकिन बीजेपी की तरफ जो छोटी अदर पार्टियों को वोट मिला था 2018 में वो सारा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। आप देखें राजस्थान में भी बीजेपी को जितने वोट मिले उससे थोड़ा सा आधा % वोट ज्यादा ही मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ में उनका वोट थोड़ा कम होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो आक्रोश कहना तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। नहीं, मजबूरी भी है ना उनकी, तो तुहिन सिन्हा की तो मजबूरी भी है ना संजय जी, क्या कहेंगे? नहीं, वो ठीक है, उनकी मजबूरी है या उनका एनालिसिस है। मुझे लगा कि दर्शकों के मतलब क्लैरिटी के लिए मैं अपने तरफ से अपनी बात कहना चाह रहा था कि इसको आक्रोश कहना शायद ठीक नहीं है। आक्रोश नहीं है, कांग्रेस के 2 पार्टियों के बीच में एक तरह से कंपटीशन था और जनता ने कांग्रेस के को दरकिनार कर बीजेपी को चुना। लेकिन इस चुनने की वजह ऐसा नहीं है कि आक्रोश है, कांग्रेस को बिल्कुल उखाड़ फेंकना चाहते हैं, ऐसा तो होता हुआ मुझे दिखाई नहीं। क्या वजह संजय जी? तीनों महत्वपूर्ण राज्य, नॉर्दर्न स्टेट्स, हिंदी पट्टी के सबसे ज्यादा चर्चा एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान पर हुई। तेलंगाना पर तो चर्चा ही 4 दिन पहले होनी शुरू हुई थी। तो ये तीनों हिंदी पट्टी के राज्य सौंप दिए गए बीजेपी को, कोई कारण? नहीं, कारण तो जरूर रहे होंगे। मध्य प्रदेश में जिसकी चर्चा बार बार हो रही है कि भाई मध्य प्रदेश में न तो शिवराज सिंह चौहान अनपॉपुलर थे और न ही सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। काम उनका पसंद आया, सरकार में थे, उनका काम पसंद आया और जनता ने जितना 2018 में वोट दिया तो उससे ज्यादा वोट दिया। कांग्रेस को जितनी जनता ने 2018 में वोट दिया तो उतनी जनता ने वोट दिया। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो इस बात की चर्चा बहुत हो रही थी कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी, कंफर्टेबल है। कंप्लिसेंसी रही होगी पार्टी के अंदर में, पार्टी ने दमखम नहीं लगाया। और ये जो आखिरी में जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, हालांकि केयरफुल एनालिसिस की जरूरत है, मुझे लगता है पार्टी ने दमखम नहीं लगाया और पार्टी एकजुट होकर के चुनाव नहीं लड़ी। भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे थे शायद उसका भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। महादेव ऐप जिसकी चर्चा हो रही है, शायद उसका भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन महादेव ऐप में तो पीएमएलए कोर्ट में असीम दास नाम का वो ड्राइवर खुद ही मुकर गया कि कोई कुछ मैंने पैसा डिलीवर नहीं किया, तो ये भी नहीं पहुंची चीजें जनता में। देखिए, परसेप्शन का खेल है। आर्यमल का जी, ऐसा नहीं है, परसेप्शन का खेल है। कोई व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है, ऐसा नहीं है कि जब तक वो रंगे हाथों नहीं पकड़ा जाता है तो उसको बेईमान नहीं माना जाता है। लेकिन एक परसेप्शन बन जाता है किसी व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति तो ईमानदार नहीं है, इस पे तमाम तरह के आरोप है, आरोप चाहे साबित हो या ना हो। तो परसेप्शन की लड़ाई है चुनाव में, और उस परसेप्शन की लड़ाई में अगर ऐसा लगने लगा होगा लोगों के मन में कि भाई हम जिस व्यक्ति को, जिस मुख्यमंत्री को काम करने वाला एक ईमानदार मुख्यमंत्री मानते थे, लेकिन शायद हकीकत कुछ और है, तो ऐसा परसेप्शन बनाने में बीजेपी कहीं ना कहीं सफल रही होगी। वो भी तब जब कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ये अपने करिश्मे के बल पर निकाल लिया? विनोद जी, अलका जी और उदयवीर जी दोनों के पास मैं आ रही हूं, जरा मुझे विनोद जी से एक इस पर एक्सपर्ट कमेंट लेना है। विनोद जी, क्या कौन सी स्टेट निकाल? छत्तीसगढ़ बरक्स खड़े हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूपेश बघेल के, सीधा जो भी आक्रमण हुआ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हुआ। देखिए, ऐसा है, मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि कांग्रेस अंग्रेजी में एक कहावत और है, सिटिंग ऑन वंस हैंड्स, अपने हाथों पे बैठे हुए हैं। जब आप अपने हाथों पे बैठे हुए हैं तो आप कश्मकश क्या करेंगे? ये कॉम्प्लेसेंसी की जो बीमारी थी ये मध्य प्रदेश में भी थी
और छत्तीसगढ़ में भी थी और काफ़ी हद तक राजस्थान में भी थी। टेकिंग द वोटर फॉर ग्रांटेड, कभी भी ये गलती किसी भी राजनेता को नहीं करनी चाहिए और कांग्रेस को लगता था कि इट वाज टेकिंग द वोटर्स फॉर ग्रांटेड। मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान में अगर हाथ पकड़ के एक दूसरे का सचिन पायलट और अशोक गहलोत कैंपेन करते तो उसका अद्भुत असर होता। जगह जगह जहां हम गए वहां पर कई लोगों ने इस बात को इंगित किया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ साथ क्यों नहीं चल रहे। जहां तक मेरी जानकारी है, सचिन पायलट को दिवाली के बाद हेलीकॉप्टर दिया गया, वो भी राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद, और उन्होंने उस वक्त कैंपेन किया और जहाँ तक मेरी जानकारी है उन्होंने भरकस कैंपेन किया, यहाँ तक कि आखिरी दिन, क्योंकि जिस इलाके में वो थे वहाँ प्रधानमंत्री भी थे तो वहाँ उनका चॉपर नहीं उड़ सका, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी रात को 7:30 बजे पहुँचे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सचिन ने ज़्यादा काम किया है या गहलोत साहब ने कम काम किया है। गहलोत साहब ने एक ऐसी फाउंडेशन बना दी इस अपने कार्यकाल में जिसके चलते आज के दिन 69 सीट्स हैं कांग्रेस की। जब कांग्रेस हारती थी तो बहुत बुरी तरह से नीचे चली जाती थी। हाँ, इस बार 163 अगर वसुंधरा अपने दम पर ले आई तो बची कितनी सीटें? 200 में से। तो ऑनरेबल डिफीट है कांग्रेस की। और जिस तरह से संजय साहब ने भी बताया कि वोट परसेंटेज में वो थोड़ा सा बीजेपी से आगे है बाय अ फ्यू पॉइंट्स। बीजेपी से पीछे है बाय अ फ्यू पॉइंट्स, ओनली बाय अ फ्यू पॉइंट्स। बट सर, डिफीट इज डिफीट। नो, दैट ऑफ कोर्स, देखिए मैं अगेन आई एम सेइंग दैट when the Congress won in Madhya Pradesh last time, it was by a fraction of a vote difference. It happens almost every time. और रही बात करप्शन की, तो ये सीख मुझे बहुत बरस पहले मिल गई थी। सुखराम जी पे भरपूर आरोप लग रहे थे और मैं हिमाचल में उतरा और टैक्सी में बैठा और वो उसी इलाके का था जिस इलाके से सुखराम जी आते। तो मैंने कहा भाई ये सुखराम जी पे तो बड़े आरोप है नॉल दैट। कहता जी हमको क्या, हमारे यहाँ जब बाढ़ आई थी, सैलाब आया था, उनके दिए हुए टेलीफोन से ही हम एक दूसरे को अलर्ट किए थे और लोगों ने गांव खाली किए थे। हमको जब तक वो साधन वो पहुंचा रहे हैं, वो कहाँ से पैसा लाते हैं, किस तरह से इलेक्शन लड़ते हैं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसा कि अभी संजय ने कहा कि डिलीवरी इज मोर इम्पॉर्टेंट, कि आपकी डिलीवरी लोग कितनी सक्षम है जो लोगों को आप रिलीफ पहुंचा रहे हैं। तो यानी कि भूपेश बघेल की डिलीवरी में कहीं खामी रही? देखिए, डिलीवरी में भी खामी रही और जो थ्रस्ट होना चाहिए इलेक्शन में उसमें भी खामी रही, क्योंकि वहां पर एक हमारे कोलीग गए थे और उनका ये मानना था कि कांग्रेस विकट परिस्थिति में है, खासकर ट्राइबल एरियाज में जहां पर कांग्रेस की। बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री पहुंच गए, 24,000 करोड़ की उन्होंने सौगात दे दी, इसका कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? ये आदिवासियों की जब बात होती तो ज़हन में सवाल आता है। बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट से ओवरनाइट इम्पैक्ट नहीं होता। हाँ। खामी रही, कांग्रेस की खामी रही और बीजेपी का वादा रहा, दोनों का सम्मिश्रण जो था इस नतीजे पे पहुंचा। लेकिन जो भूपेश बघेल थे, वो मेरे को लग रहा था कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। इतना कॉन्फिडेंट कभी भी किसी इलेक्शन में नहीं उतरना चाहिए। हमेशा देखिए, जनता तो सिनिकल होती है, जीतता वो है जो पॉलिटिशियन जो खुद सिनिकल हो अपनी सपोर्ट बेस के बारे में। बिल्कुल। तो ऐसे में अलका लांबा, अब आप मुझे बस ये भी बताइए, आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत सकारात्मक हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, लेकिन इंडिया गठबंधन के 2 सहभागी मेरे सामने बैठे हैं, 2 अलग अलग विंडो में, तस्वीरों में, और दोनों के बीच की जो रस्साकशी है दिख रही है अलका। ऐसे में वाकई क्या एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत इस इंडिया ब्लॉक को भी है क्या? ये मैं फिर कह रही हूँ, इंडिया ब्लॉक में 6 तारीख को बंद कमरे में
28 राजनीतिक दल और उनके शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, बात होगी, मैं उस पर कोई बात नहीं करती। पर थोड़ी चिंता हो रही है, जिसे संजय कुमार जी बेहतर जानते होंगे, मैंने आकलन नहीं किया। समाजवादी प्रवक्ता बोल रहे हैं, शायद उन्होंने आकलन कर लिया है कि हमें जो बोल रहे हैं नोटा से कम वोट मिला, उस कम वोट में भी सीधा उन्होंने हमें 35 सीटों का नुकसान किया है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। यूं ही तो नहीं हम कहते कि आम आदमी पार्टी, MIM या दूसरे जो हमारे साथ चाहते हैं वो हमारे ही राज्यों में जाकर जहां सीधे मुकाबले की टक्कर है, वह भाजपा को फायदा देकर जाते हैं और चंद वोटों से हम हार रहे हैं, उनको जीत हासिल नहीं मिल रही। वो तो नोटा से भी कम वोट है, लेकिन उतने ही वोट में क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा है 35 सीटें हमारे हैं, वो आकलन हम करेंगे और बिल्कुल इंडिया मीटिंग में होगा। परसेप्शन की बात मैं सिर्फ गरिमा जी कहूंगी। आपने बताया छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के जिस आरोपी पर आरोप थे वो कोर्ट में उसने मुकर गया कि उसने ऐसा कुछ पैसा लिया नहीं। अब बात ये होती है कि ये झूठ बोला किसने? गंगा ऊपर से नीचे तक बहती है। प्रधानमंत्री जी ने बीच चुनाव में छत्तीसगढ़ में ईडी, राजस्थान में ईडी, महादेव ऐप का झूठ। अब महादेव ऐप पे बात ही नहीं, उसकी जांच पे बात नहीं, भ्रष्टाचार खत्म, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। लेकिन उस मुद्दे से इन्होंने पूरा परसेप्शन बदला, हवा बदली और उसमें जितने भी मुद्दे थे नहीं आप, लेकिन फिर अलका जी ये सवाल भी है ना भाई, आप अपना डिफेंस नहीं कर पाए। आप भी तो अपने डिफेंस को स्ट्रांगली प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। गरिमा जी, दो डिफेंस है, मैं आपसे सहमत हूं। जो मध्य छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप, ईडी, कोर्ट था, वो अपने समय अनुसार चलना था और वो जब चला, सच्चाई सामने आई, तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन हाँ, राजस्थान में मैं आपसे सहमत हूं कि प्रधानमंत्री खुद जाकर झूठ बोलते हैं कि कन्हैया लाल के हत्या 1 साल से जांच तो अमित शाह जी के गृह मंत्रालय का NIA कर रहा है और 1 साल से कर रहा है। क्यों फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ाया? वो भाजपा का कार्यकर्ता था और वहां पर बेल मिली है आरोपियों को पिछले 1 साल में। हाँ, हम यहाँ चूक गए कि वो झूठ बोलते रहे और हमारा सच उनसे 1 कदम पीछे रहा और ध्रुवीकरण हुआ और चुनाव वो जीत गए, लेकिन सच्चाई सामने आएगी। और भी कई जगह चूके अलका जी, और भी कई जगह आप चूके। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि सेंट्रल लीडरशिप को आपके और ताकतवर और स्ट्रॉन्ग टेक रखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्षेत्रीय क्षेत्रों की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। भाई वसुंधरा राजे सिंधिया वो ताकत दिखा पाए, वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी स्ट्रॉन्ग क्राउड पुलर को साइडलाइन कर दिया एक तरीके से अंत तक। शिवराज सिंह चौहान जैसे लॉन्गेस्ट सर्विंग CM को साइडलाइन कर पाए, और आप ये नहीं कर पाए कि आप टिकट तक सेंट्रल लीडरशिप की मर्जी से दे पाए हो सारे राज्यों में। बात सुनिएगा मेरी, आप कुछ भी कर लीजिएगा, 19 में हुआ क्या? पुलवामा होता है, शहीदों के शवों के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री जी घूमते रहते हैं जब तक देश भर के गांव-गांव में वो लाइव प्रसारण नहीं जाता, और मोदी जी ये नहीं कहते 18 साल का वोटर पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए कमल पर वोट दे। पूरा चुनाव बदल गया, हारती हारती बीजेपी जीत गई। अब हमें मालूम नहीं, लेकिन मतदाता वो तो देखिए, हम डेमोक्रेसी में अलका जी वोटर के विवेक पर छोड़ते हैं ना। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे खत्म हो गए और हमें फिर वही चिंता है कि अब राम मंदिर के निर्माण का राजनीतिकरण होगा। हम इस निर्माण का स्वागत करते हैं, बेसब्री से देश के 140 करोड़ लोगों को उसका इंतजार है। हम भी जाना चाहेंगे वहां पर रामलला के दर्शन के लिए, लेकिन उसका राजनीतिक करना नहीं। लेकिन अलका जी आप बताइए, मैं 2013 से पहले की तस्वीर सोच रही हूँ। 2013 से पहले सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, जितने भी बीजेपी के लीडर्स थे, सब सिलेंडर लेकर, सब्जियों की माला पहनकर सड़कों पर नजर आते थे। लेकिन अभी तक, आज दिसंबर के महीने पर बैठकर बात कर रही हूं, आप बताइए कांग्रेस के कौन से नेता महंगाई को लेकर या बेरोजगारी को लेकर सड़क पर नजर आते हैं? सारा वोट ट्विटर पर नजर आ जाता है जल्दी से। हाँ, बहुत अच्छा आपने कहा, मुद्दों पर होता था, महंगाई, बेरोजगारी, सर पे सिलेंडर होता था। तभी मजबूर होकर हम 500 का राजस्थान में अगर दे रहे थे तो 450 की घोषणा प्रधानमंत्री जी को करनी पड़ती है, क्योंकि तब मुद्दों पर होता था। आज भावनाओं पर, आस्था पर, धर्म पर, शहीदों पर वोट मांगकर पूरा नैरेटिव सेट हो रहा है और मुद्दे पीछे रह जाते हैं। ये देश को सोचना होगा कि बेरोजगारी, महंगाई आपको तंग कर रही है, नहीं कर रही। बेटियों के साथ, चाहे हरियाणा की हो, मणिपुर की हो, जो अत्याचार अन्याय हुए हैं, वो मुद्दे हैं या नहीं है, लेकिन अंत में भावनाओं से खेलना
ये सब चीजें आस्था से खेलना, ये भाजपा इसमें माहिर है। ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं अपनी विचारधारा अलका लांबा भाई, आप बैडमिंटन कोर्ट में हैं, आप बैडमिंटन कोर्ट में है, आप फुटबॉल ग्राउंड में है, तो जो कॉम्पिटिटर सामने खड़ा है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस के हिसाब से अटैक करेंगे ना आप। लेकिन तोहिन सिन्हा, मैंने प्रधानमंत्री को सुना, ये धन और बल और ताकत में, मशीनरी में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं। मुद्दों पर लड़िए, मुद्दों पर आइए निकलकर। ऐसे में तोहिन सिन्हा, और बेरोजगारी, भारत जोड़ो यात्रा के मुद्दे रहे और है, किसानी। तो क्या एक और सवाल अलका लांबा, क्या दिसंबर के आखिर में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली थी, हो रही है? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा कभी रुकी ही नहीं। ये गलतफहमी है कि भारत जोड़ो उसका स्वरूप बदला है। वो यात्रा निरंतर अभी भी जारी है। वो मिजोरम में भी हुई, वो मणिपुर में भी राहुल गांधी जाते हैं जहां प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं दिखा पाए। और वो यात्रा अभी निरंतर जारी है। आप देखेंगे देश के अलका जी, ठीक है अलका जी, ठीक है, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है अलका जी। तोहिन सिन्हा, प्रधानमंत्री ने कहा हैट्रिक और 2024 की हैट्रिक का संदेश और संकेत, लेकिन मुख्तलिफ होते हैं विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव। आपको कोई शक है हैट्रिक नहीं होगा ऐसा? विधानसभा और लोकसभा के चुनाव निश्चित रूप से अलग होते हैं, लेकिन लोकसभा में तो वैसे भी जो है लोग देश के बारे में सोचते हैं, देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं। देखिए, कांग्रेस अपना डेटा अपडेट नहीं कर पाती। राहुल गांधी कहते हैं कि आज भी जो है मेड इन चाइना के फोन आते हैं। मैं डेटा के साथ आपको बता सकता हूं, 98% जो फोन आज भारत में सर्कुलेशन में है वो भारत में पूरी तरह असेंबल्ड है। मैं भी बहुत सावधानी से असेंबल्ड वर्ड यूज कर रहा हूं। आने वाले समय में वो मैन्युफैक्चर्ड भी होंगे, जो कि सेमीकंडक्टर का जो पुश है। तो कांग्रेस को सबसे पहले तो अपने डेटा पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो सही विषय उठा पाए। वो इन्फ्लेशन की बात करते हैं, आज रिटेल इन्फ्लेशन का दर 5% से नीचे है। वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, पिछले 4 साल के न्यूनतम दर पर अनएम्प्लॉयमेंट का दर है। तो सबसे पहले अगर उनका डेटा, उनको एमएसपी का फुल फॉर्म नहीं पता है, अनएम्प्लॉयमेंट पर डेटा ठीक नहीं है। 10.06 विषय पर बात ही नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि सही विषय पर बात हो, और ग्रामीण इलाकों में तो और ज्यादा है, 10.86 समथिंग है। डेटा देखिए, नहीं तो फिर आप जनता की विवेक पर शक कर रही हैं गरिमा जी। आप भी जनता के विवेक पर शक करना बंद करिए। कांग्रेस करती आई और कांग्रेस भुगत रही है। आप भी अगर जनता के विवेक पर शक करेंगी, ये डेटा, आप कौन सा डेटा, रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा देखिए, आपको 5% नहीं, मैं इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही हूँ। न्यूनतम स्तर पर है, इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही हूँ। एम्प्लॉयमेंट 10.06 एम्प्लॉयमेंट दर भी 4 साल के न्यूनतम रिपोर्ट पर है। सीएमआई का भी आप डेटा देखिए, और एसबीआई का भी एक हाल में रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। 4 साल के न्यूनतम स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट का भी डेटा है। मैं भी सीएमआई के ही डेटा को कोट कर रही हूं, लेकिन क्योंकि आज जो है, आज विक्टोरियस है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए संजय जी अब यहां से वो जो आज ही वाइसा वर्सा एनडीए वर्सेस इंडिया, अपने गिरबान में झांकते हैं कर्नाटक के हार के बाद, चूंकि हम अपने गिरबान में झांके, हमने आत्मनिरीक्षण की और हमने सुधार किए। आ रही हूँ देवीर जी, आप ही के पास आ रही हूँ, एक सेकंड। नहीं, मैं आप ही के पास आ रही हूँ देवीर जी, बस 1 सेकंड का, मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। आप संजय को बुला चुकी हैं। अरे भाई उदयवीर जी 1 सेकंड रुकिए ना। तोहिन सिन्हा, बात पूरी कर लीजिए अपनी जल्दी से। नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, जीत हमारे लिए एंटाइटलमेंट नहीं है। 6 महीने पहले कर्नाटक में हमें भी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन हमने अपने गिरबान में झांका, हमने सुधार किए। अगर कांग्रेस आज ये करेगी तो शायद उसकी इम्प्रूवमेंट, शायद। बड़ा गंभीर सवाल आपके लिए भी है कि क्या अब समाजवादी पार्टी को भी, क्योंकि आप बार बार कहते हैं बीजेपी से फाइट करना है, तो क्या इंट्रोस्पेक्शन की अब जरूरत है? और ये जो 6 दिसंबर की बैठक है, इसमें सब पीछे छोड़कर कैरी फॉरवर्ड प्लान को साथ लेकर चलने की जरूरत है। पहले तो मैं गरिमा जी आपसे अपनी शिकायत दर्ज करा दूं जी। मेरे दल पे आरोप लगता है आप जवाब देने का अवसर नहीं देती। नहीं, अब आपके पास मुकम्मल मौका है। आपने जितने पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे उदयवीर जी, सारे पॉइंट्स का आप जवाब सिलसिलेवार तरीके से दे दीजिए। नहीं, मैं आपके चैनल पर पहले शिकायत कर चुका हूं, लेकिन चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली बात, आज
भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है। वो पॉलिसी, नीतियां, अपनी उपलब्धियां और जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर सकती है उसे करने का अवसर मिल गया है। और हमारे ब्लॉक को आज आकलन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, अपने करेक्टिव मेजर्स पे काम करना चाहिए। पहली बात तो मैं आपसे कह दूं कि प्रवक्ताओं का कुछ पर्सनल राइट नहीं होता। ठीक बात है। हम पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये तो मेरा पर्सनल कुछ नहीं होता। आदमी वही है, बात वही है। सवाल ये है, एमपी में हमने हरा दिया, राजस्थान में कौन हराने गया था, छत्तीसगढ़ में कौन हराने गया था। मैंने अभी तक कोई भी बात चैनल पे, परिपक्वता की बात की थी अलका लामा जी ने, मैंने अभी चैनल पे कोई भी पर्दे के पीछे के डिस्कशन को सामने नहीं कहा है। मैंने वही कहा जो कमलनाथ जी पब्लिक में कह रहे हैं। फॉरवर्ड प्लान मैंने वही कहा जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे। एक मिनट मैं कंप्लीट कर रहा हूं अपनी बात। मैंने वही कहा जो कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन, इंडिया गठबंधन में 6 तारीख को अखिलेश जी के साथ बैठ रही है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रस्ताव पास करके अखबार में कोई न्यूज दे रही है। प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश में हार गए। क्यों हार गए? कांग्रेस का वोट तो कम नहीं हुआ, अलायंस का वोट सारा चला गया बीजेपी में। क्योंकि न तो आपने अलायंस को अपने साथ लिया, न अलायंस को अपने लड़ने की तैयारी करने दी। आप ये कहते कि हम लोग इस स्टेट अलायंस में साथ नहीं रह पा रहे, आप अपनी तैयारी करिए, हम अपनी तैयारी करते नहीं। अब उसको बातें ऐसी हैं उदयवीर जी, अब मैं फिर से वही कह रही हूँ कि भाई लकीर पीटते रहिए, अब आप बीटिंग अराउंड द बुश। लेकिन क्या फॉरवर्ड प्लान की जरूरत ज्यादा बड़ी है क्या आज की तारीख में? मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। एक दल ऐसा है जो भाजपा के साथ नहीं रहता लेकिन पीछे से भाजपा की मदद करता है। वो मदद भी लेने की तैयार नहीं हुए ना। सवाल यह है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो पुराने जो मिसकम्युनिकेशंस किए हैं, गलत संदेश दिए हैं लोगों में, उनको विश्वास में लेने का तो काम करो। मेरे नेता अखिलेश यादव जी से आपकी शिकायत है, मैं भी उनका पक्का शिष्य हूं, इसलिए मैं भी उनके पक्ष में बोल रहा हूं। चलिए, नीतीश कुमार जी ने क्यों बोल दिया? वो तो इस गठबंधन को शुरुआत करने वाले थे। तो जो स्टेट लीडर्स बोल रहे हैं इन बातों को, उनको अगर गंभीरता से नहीं लेंगे, और अलका जी ने ही शुरू किया कि समाजवादी पार्टी का कितना 0.4% वोट है इस डिबेट में, तो ये एक पूरी मानसिकता है, पूरा एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। सकारात्मक भाव से बात करोगे। चलिए, सबसे बढ़िया तो ये हो रहा है उदयवीर जी कि टीवी की समझोगे तो बातें आगे बढ़ेंगी। इतनी साफगोई से उदयवीर जी टीवी पर कह रहे हैं। अब मेरे पास 2 बड़े महत्वपूर्ण मेहमान इस डिबेट में हैं जो इसको बड़ा शानदार तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। विनोद जी, 23 जून को एक गठबंधन तैयार हुआ और बेंगलोर में उसको नाम मिल गया। 23 जून के बाद अगली बैठक जुलाई में हुई शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये अब 2024 का मुझे परसेप्शन, मुझे भी और दर्शकों को भी समझा दीजिए, क्योंकि 2 एलाइज बैठे, सबसे बड़ा एलाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। देखिए, हर अलायंस, और खासकर इतनी बड़ी अलायंस, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह होती है जिसका एक कंडक्टर होना पड़ता है जो सबसे सक्षम होता है, जिसको सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है म्यूज़िक की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग और बैठे होते हैं, विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं, उनके बिना वही धुन बन जाएगी जो धुन आप बनाने निकले हैं। मैं बड़ी खूबसूरती से जान के इसको रखना चाहता हूँ, इसलिए कि ये जो अलायंस है इसको एक पॉलिटिकली क्रिएटिव अलायंस में तब्दील करना होगा, जहाँ पर पार्टी की एम्बिशंस, पार्टी की एस्पिरेशंस और इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को थोड़ा विराम देना पड़ेगा। जिस तरह से एक जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं ना, उसी तरह से इनको रहना पड़ेगा। तू मैं होगी, बर्तन बजेंगे, लेकिन कोई घर छोड़ के नहीं जाए। घर छोड़ के जाएगा तो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी। और जो मोदी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं अफोर्ड कर सकती
कि कांग्रेस अलग होके इलेक्शन लड़े यूपी में। ठीक है। वहां पर बड़ा कठिन परिश्रम समाजवादी को करना है, उनकी नेतृत्व में करना है और लोगों को, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में आज के दिन, सबसे बड़ी पार्टी, और खासकर बीएसपी तो है नहीं इस अलायंस में। उसी तरह से मैं समझता हूँ आपको वही रिस्पेक्ट आपको टीएमसी को देनी पड़ेगी, कुछ हद तक आम आदमी को देनी पड़ेगी, कुछ हद तक कांग्रेस को देनी पड़ेगी उन प्रदेशों में जहाँ कांग्रेस सत्तारूढ़ है या कांग्रेस अच्छी स्थापित पार्टी है। बिग ब्रदरहुड का एक प्रोजेक्शन देना पड़ेगा। नोबडी कैन प्ले बिग ब्रदर। जी हाँ, संजय जी बहुत छोटा सा रिएक्शन कि ये जनादेश कुछ कहता है क्या 2024 के लिए? देखिए 2024 और 2023 इसकी चर्चा बार बार उस कंटेक्स्ट में हो रही थी कि 18 और 19 कंटेक्स्ट क्या था कि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है इन विधानसभा के चुनाव में तो इसका क्या असर पड़ेगा, और उम्मीद ये की जा रही थी कि अगर 2023 में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहता है, कांग्रेस 3-4 राज्यों में सरकार बना लेती है, तो क्या कांग्रेस के फेवर में एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसी बात का अंदाज लगाया जा रहा था या अंदेशा किया जा रहा था। अब चूंकि कांग्रेस का प्रदर्शन वैसा नहीं हुआ जैसी उम्मीद की जा रही थी, और बीजेपी को 2024 के चुनाव में तो वैसे भी बढ़त दिखाई पड़ती है, 2023 के चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो बीजेपी और दमखम से 2024 के चुनाव में जाएगी। और जितनी उम्मीद की जा रही थी, जितनी पॉसिबिलिटी थी बीजेपी के 2024 के चुनाव को जीतने की, और बढ़ गई पॉसिबिलिटी और बढ़ गई है। और क्योंकि अब यहां से इस पॉइंट पर वही जहां से हमने शुरुआत की थी, फिलहाल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक कल की हेडलाइन देखनी होगी, क्या मुख्यमंत्रियों के चेहरे पर सहमति बहुत जल्द बनेगी या इसमें समय लगेगा, और क्या वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह यही 3 चेहरे होंगे, या फिर एक आश्चर्यजनक तरीके से कुछ और चेहरों पर इस दफा दांव आजमाया जाएगा। 6 तारीख की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक इंडिया ब्लॉक की, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी या फिर कोई और, लेकिन बहुत सारे संकेत और बहुत सारे संदेश भी दोनों ही गठबंधनों के लिए। इंडिया गठबंधन में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बहुत अलाइज की भूमिका है नहीं। इंडिया में 28 दल, चुनौती बड़ी है।